हेलो दोस्तों, मैं अमित सर पढ़ेगा इंडिया 24H में आप लोग का स्वागत है। एक्चुअली क्या था कि थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से 2-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाए हैं, नहीं पढ़ा पाए आप लोग के लिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है, आज के बाद से आप लोग को डेली पढ़ाएंगे, डेली वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पिछली वीडियो में एक चैप्टर को क्लियर कर चुके थे। आज अगला चैप्टर क्लियर करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम होगा अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा? अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है ना, देखिए इस पूरे नेचर में, प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं, जो भी यौगिक हैं, वह अपने अलग अलग गुणों के आधार पे अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं अपना। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक है तो कोई यौगिक खट्टा है, कोई यौगिक कड़वा है, ठीक है, कोई तीक्ष्ण है, तो इनके अलग अलग गुणों के आधार पे इनको अलग अलग कैटेगरी में लोग क्या किए, डिवाइड किए हैं। ठीक है, जिनको हम अम्ल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो इनमें दो अवधारणा है, एक है ओल्ड कंसेप्ट, एक है मॉडर्न कंसेप्ट है। यानी कि एक आधुनिक अवधारणा है और एक पुरानी अवधारणा है, प्राचीन अवधारणा है। तो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलेंगे अम्ल को। ठीक है, तो हम लोग का मेन हेडिंग क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का हेडिंग हो जाएगा मेन अम्ल, एसिड। क्या होता है देखिएगा, पुरानी अवधारणा के अनुसार अगर कहा जाए तो अम्ल वे यौगिक होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अम्ल वह यौगिक या पदार्थ होगा जो स्वाद में खट्टा होगा और लिटमस पेपर जो नीले कलर का होगा उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो उसे हम क्या कहते थे? अम्ल कहते थे। ये थी आपकी पुरानी अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा लेंगे, ठीक है, उसी प्रकार क्षार को भी कहते थे। क्षार क्या होता है कि कड़वा हो जाता है। ठीक है, अब आधुनिक परिभाषा हम देंगे, तो आधुनिक परिभाषा देने के लिए कुछ साइंटिस्ट लोग आए थे। जैसे आर्हेनियस कर लीजिए, महान रासायनिज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं। तो आर्हेनियस साहब कहते हैं कि अम्ल वह यौगिक या पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में वियोजित होकर टूट करके H+ आयन देते हैं, यानी कि धनायन देते हैं, हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो उस प्रकार के यौगिक को हम क्या कह देते हैं? एसिड कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का आधुनिक अवधारणा रहा। आधुनिक अवधारणा क्या रहा हम लोग का? तो बोलेंगे कि वे यौगिक या पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित हो करके टूट करके धन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे हम कहते हैं अम्ल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, देख लीजिएगा। जैसे हम ले लेंगे एग्जाम्पल में HCl। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? HCl ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं H2SO4 ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? बहुत सारे में से आप ले सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको हम HCl कहते हैं। तो ये आपको जो भी यौगिक या पदार्थ दिख रहे हैं, ये हम लोग के क्या है? अम्ल हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसको बोलते हैं H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, और HCl को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों ही क्या है? अम्ल हैं। ठीक है, अब अम्लों को भी बांटा गया दो भागों में, इनके वियोजित होने के आधार पे ना। तो अम्लों के वियोजन होने के आधार पे भी इनको कितने भाग में बांट दिया गया? दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या था? ध्यान दीजिएगा, पहला था हम लोग का प्रबल अम्ल। पहला क्या होगा हम लोग का? प्रबल अम्ल। और दूसरा होगा दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या हो जाए हम लोग का? दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, दूसरा होगा हम लोग का दुर्बल। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको कहते हैं वीक एसिड। इसको क्या कहा जाता है? वीक एसिड। इनकी मैकेनिज्म क्या है, इनकी अवधारणा क्या है, समझिएगा। अम्ल को ही दो भागों में बांटा गया, किसके आधार पे? तो वियोजन के आधार पर, वियोजित होने के आधार पे। तो एक होगा प्रबल अम्ल होगा, दूसरा दुर्बल अम्ल होगा। इसको डिफाइन करते हैं पहले। देखिए, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं ना। जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। तो जो अम्ल किसी जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाएगा प्रबल अम्ल, कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिएगा, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका एग्जाम्पल होगा, आप ले सकते हैं H2SO4 की, यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? HCl हो जाएगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये सब के सब क्या है भाई? तो ये सब के सब हम लोग का क्या अम्ल है, और अम्ल में भी कौन सा है? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, उसी प्रकार ये यहाँ उदाहरण है दुर्बल अम्ल के लिए है, वीक एसिड के लिए है।
दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? तो बोलेंगे कि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो किसी जलीय विलयन में वियोजित होते हैं परंतु पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। तो जो अम्ल किसी जलीय विलयन में वियोजित अगर पूर्णतः नहीं हो रहे हैं तो उसे हम क्या दे देंगे? अवधारणा क्या परिभाषा देंगे, नाम देंगे उसको, तो दुर्बल अम्ल नाम देंगे, वीक एसिड नाम दे देंगे। इसका भी एग्जाम्पल सिंपल है। इसके लिए क्या हो जाएगा जी? तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH, ठीक है ना। ये देखो, ये भी एक प्रकार का अम्ल ही है, लेकिन ये जो अम्ल है किसका अम्ल है? अगर इनको हम डालते हैं किसी भी जलीय विलयन में तो यह पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, तो इसको कहा जाएगा दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो एक हो गया प्रबल अम्ल, दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह वियोजित हो जाते हैं, एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। और दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते। वियोजित होते हैं लेकिन पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम आते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब यह अम्ल वियोजित होते हैं तो इनमें से क्या निकलता है? हाइड्रोजन आयन। अभी हम डेफिनेशन में डिफाइन किए हैं कि जब अम्ल टूटेगा, जैसे हम ले लेंगे यहाँ पे HCl, ठीक है दोस्तों, जैसे ही Cl को लेते हैं तो ये टूटेगा। जब किसी जलीय विलयन में टूटेगा तो टूट कर क्या बनाता है? तो H+ और Cl-। आप देख रहे हैं, तो जो भी यौगिक और H+ आयन दे रहा है वही तो अम्ल होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस यानी कि हाइड्रोजन धनायन देता है, वह हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया कर लेता है और जल से क्रिया करके एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो देखिएगा यहाँ पे ये टूटा है, यहाँ से इसको लेकर है तो H++ H2O, ठीक है दोस्तों। ये बना लेगा क्या? तो ये क्या बनेगा? H3O, इस पे हो जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अम्ल का टूटा हुआ जो H+ आयन होता है वह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं H3O+। ठीक है ना जी, H3O आयन का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बहुत ईजी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग का दिया है अम्लों के भौतिक गुणधर्म। यहाँ से पढ़ेंगे क्या? अम्लों के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल कैरेक्टर। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, अम्लों के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। सिंपल है, देखिएगा इसका भौतिक गुणधर्म क्या होगा? तो आपको पता है किसी भी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म कि उसके रूप, रंग, स्वाद या सुगंध या उसके आकार में चेंजिंग आ जाए, यही क्या होता है? भौतिक गुणधर्म होता है। तो हम देखेंगे यहाँ को अम्ल को लेकर के, अम्ल में क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अम्ल का पहला गुणधर्म क्या होगा? पहला गुणधर्म यह होगा कि इसका स्वाद क्या हो जाएगा? तो इसका स्वाद हो जाएगा खट्टा। इसका स्वाद कैसा हो जाएगा जी? तो खट्टा हो जाएगा ना, खट्टा जो सोर हो जाएगा। दूसरा इसका क्या होगा? तो यह नीले लिटमस पेपर को, किसको जी? तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा जी? तो नीले लिटमस पेपर को यह क्या करता है? लाल कर देता है। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं कि प्राकृतिक रूप से संक्षारक होते हैं। ये क्या होते हैं? तो प्राकृतिक रूप से संक्षारक कोरोजन होते हैं ना, संक्षारक होते हैं ना, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। यानी कि इनकी क्रिया से किसी लकड़ी, कपड़ा या त्वचा का रंग क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना जी, उसे संक्षारक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये उसके कुछ भौतिक गुणधर्म हो गए, किसके? अम्लों के। क्या होगा? पहला, स्वाद में खट्टा हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, यानी कि इनकी अत्यधिक रिएक्टिविटी से, क्रिया से कपड़े का रंग उड़ सकता है, लकड़ी में चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, त्वचा जल सकता है, त्वचा नष्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है? इसके भौतिक गुणधर्म है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म।
चलिए, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के रासायनिक गुण। देखिए, अम्लों के रासायनिक गुण हमको ये देखना है कि अम्ल अगर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया कर रहे हैं तो के प्रोडक्ट रूप में क्या बना रहा है, इन्हीं चीजों को देखना है। इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देख रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अभी बोले हैं कि जब अम्ल किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करेगा तो प्रोडक्ट रूप में वो क्या बनाएगा। ठीक है, तो जो चीज बनाता है, जिसकी जो रिएक्शंस होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आइए इसका हम पहला देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी अन्य से करा करके क्रिया। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ क्या होगा, अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो भैया, धातु मुख्य रूप से क्या होते हैं, जो सक्रिय धातु, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब होंगे जी। मुख्य रूप से इसमें सोडियम भाग ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, तो अम्लों का रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करना है, उनके बारे में जानना है। और पहला क्या होगा हेडिंग हम लोग का, कि किसी अम्ल को लेंगे और इसकी क्रिया किससे करा देंगे, किसी धातु से, सक्रिय धातु से क्रिया करेंगे तो करा दीजिएगा। तो चलिए, धातु के रूप में क्या लेंगे हम लोग, तो ले लेंगे यहाँ पे सोडियम को ही ले लीजिए, Na2 ले लीजिए ना। सोडियम को ले, चाहे यहाँ पे आयरन को भी हम ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, आयरन को ले लीजिए। तो यहाँ पे ले लेंगे Fe। किसको ले लेंगे जी, तो Fe ले लेंगे, ठीक है ना। Fe ले लेंगे और प्लस में क्या लेंगे, HCl। क्या ले लेंगे, HCl। अब HCl एक प्रकार का अम्ल है कि नहीं, तो HCl आप देख रहे हैं कि यह अम्ल है और ये क्या है, धातु है, उसमें भी सक्रिय धातु है। तो अब हम अम्लों की क्रिया धातु के साथ कराने जा रहे हैं। करा दी, इसके 2 ले लीजिए कंसंट्रेशन। अब देखो, इसकी कंसंट्रेशन 2 ले लिए। अब इसकी जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट रूप में क्या बनाएगा, देखिएगा प्रोडक्ट रूप में क्या बना देता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बनाएगा FeCl2। क्या बनाएगा, FeCl2। और उसके बाद क्या बना लेगा हम लोग का, तो यहाँ पे देखिएगा H2 बनेगा, और ये H2 गैस के रूप में रहता है। और ये क्या होता है, इस अभिक्रिया से बाहर निकल जाता है। या इस अभिक्रिया से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में बना है ना। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा रासायनिक गुणधर्म कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, रासायनिक गुणधर्म। दूसरा हम लोग का, ये तो हम लोग का पहला था। दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो दूसरा रिएक्शन विथ धातु कार्बोनेट। ठीक है ना, रिएक्शन विथ किसके साथ, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट जैसे मान लीजिए CaCO3 हो गया, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब अगला हम देखेंगे, एक बार हम देखें अम्लों की क्रिया धातु से करा करके। अब देखेंगे अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा करके। आइए उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देना, ठीक है ना, बारी बारी से एक हेडिंग को पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आइए दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो होगा रिएक्शन विथ धातु कार्बोनेट, यानी कि मेटालिक कार्बोनेट हो जाएगा ना जी। लीजिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो ले लीजिए भैया, यहाँ पे कोई अम्ल ले लीजिएगा। तो अम्ल हम ले ले रहे हैं यहाँ पे, धातु कार्बोनेट लीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, इजी है, सबको समझ में आए। ध्यान दीजिए, CaCO3 ये हम लोग का होगा धातु कार्बोनेट। इसकी क्रिया हम किससे करेंगे, अम्ल से। ले लीजिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 ले सकते हैं। इसकी क्रिया करा दीजिए। इसकी जब हम क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एकदम चुटकी में समझो क्या बनेगा, देखो। अच्छा, एक बात चीज़ आप लोग रिमाइंड कीजिए, याद कीजिएगा, हम पिछले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेम वही चीज़ें यहाँ पे होने जा रहा है, सेम वही चीज़ें। देखो, जब भी हम किसी धातु के किसी अम्ल से कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होगा क्या भैया, तो देख लो यहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है, तो बनेगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का नाम सुने आप लोग, CaSO4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा हम लोग के यहाँ पे,
देखिए CaSO4 हो गया ना यहाँ पे, और बना लीजिए CaSO4 हो गया प्लस H2O और प्लस में हो जाएगा CO2। देख लीजिए, हाँ आई थिंक यही बनेगा, ठीक है ना, CaSO4 H2O प्लस CO2, ठीक है। आई थिंक हमको पूरा आ रहा होगा, पूरा वीडियो आ रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं जो कि हम लोग का धातु कार्बोनेट है, अम्ल लिए हैं H2SO4 जिसको हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इनकी रिएक्शन कराएं, रिएक्शन कराने के बाद देखिए इधर बना कैल्शियम सल्फेट H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका किस में हम पढ़ रहे हैं, तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। और आप लोग अभी बोले रिमाइंड कीजिएगा थोड़ा, बताइए वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। देख लीजिए, ये अत्यधिक सक्रिय होता है, ये कम सक्रिय है, इसको हटा दिया है और स्वयं वहाँ पे स्थापित हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वन देखिए क्या है 2 in 1, यानी कि एक ही में हम दो उदाहरण समझ गए। पहला ये कि रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया है हम लोग का, और दूसरा ये कि यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रिवीजन भी हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए अगला इसका हम पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया ध्यान दीजिए, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अब हमको क्या करना है, तो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराना है, लेकिन एक बात है किसका कराना है, अम्लों का, क्योंकि हम अम्लों का रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ले लीजिएगा यहाँ पे धातु ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा जी, तो आप पढ़े होंगे Na2O धातु ऑक्साइड, आप ये भी पढ़ेंगे CaO, पढ़े कि नहीं पढ़े, ये भी हो गया। दूसरा MgO, ये सब के सब क्या है, धातु ऑक्साइड, यानी कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो हमेशा धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, हाँ, जो कि क्या क्षारक प्रकृति के है ना जी, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए तो हम इसमें से किसी एक को ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ले लीजिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं CaO, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्रिया किससे करा देंगे हम लोग, तो क्रिया करा दीजिएगा H2SO4 से करा दीजिए, H2SO4 से करा दीजिए। जैसे ही इसकी क्रिया हम करेंगे तो क्या बनेगा जी, इसे करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, फटाक से बन जाएगा क्या, इधर देखो CaSO4 और प्लस में क्या बनेगा, देखिए एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी बता रहे हैं, बहुत ईजी सरल भाषा में बता रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ले लीजिएगा यहाँ पे, तो होगा Na2O सोडियम ऑक्साइड है प्लस HCl, क्या ले लिए, HCl ले लिए, चलो HCl ले लेना, इसकी क्रिया करा दीजिए, क्या बनेगा, इधर बना दीजिएगा। तो देखो यहाँ पे हम इसकी दो कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, आज जब दो लेना तो क्या बनेगा जी, ध्यान दीजिएगा, तो बनेगा NaCl, बनेगा NaCl, इसको हम भाषा में हम नमक भी कहते हैं, और NaCl प्लस क्या बनेगा जी, तो देखिए H2O, इधर क्या बन गया H2O, ठीक है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे वैलेंसी, यानी कि अभिक्रियाओं को संतुलित करना, कर दीजिए ना, एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्लोरीन देखो कितने बार है, 2 बार है, लेकिन इधर देखो कितने बार है, एक ही बार है। इधर देखो सोडियम कितने बार है, 2 बार, इधर कितना है, 1 बार, यानी कि इधर ये एक बार है, इधर ये 2 बार। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इधर हम क्या लगा देंगे 2, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है, एकदम जादुई ट्रिक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ लिए, ठीक है। अगला आते हैं हम इसका क्या पढ़ेंगे अगला हम लोग का होगा अम्लों का उपयोग। अब तक पढ़ लिए हैं अम्ल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, किससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, सब देख लिए। और हम लोग का अम्ल का अब लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, लास्ट चीज़ बचा है वो है कि अम्लों का उपयोग क्या है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एसिड्स। सो अगर समझ में आ रहा है भाई तो भाई लाइक ठोको, ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक दो, कम से कम हम लोग का भी मनोबल बढ़े, ठीक है, हम लोग को भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट से आगे बढ़े, टीचर्स भी थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। आइए अम्लों का उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें अम्ल क्या है, नॉर्मल है, जैसे मान लो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी नो अबाउट दिस, आप लोग पहले ही जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आइए पढ़ेंगे अगला यूजेज ऑफ एसिड। क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों का उपयोग, अम्लों का उपयोग के बारे में आज जानेंगे कि
कि अम्ल का हम उपयोग कहाँ के करते हैं, ठीक है ना जी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम मुश्किल से 1-2 पढ़ा दे रहे हैं या 2-3 पढ़ा दे रहे हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं H2SO4 में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं, किसको लेंगे, तो H2SO4, इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्या है, सल्फ्यूरिक अम्लों का प्रयोग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग होता है लेड जो बैटरियाँ होती है ना, जो भी बैटरियाँ होती है लेड बैटरियाँ होती है, लेड बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, पेट्रोलियम उद्योग जहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसको निर्माण किया जाता है, पेट्रोल को शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं कृत्रिम रेशे बनाने में। यानी ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं हम इसका डायरेक्ट यूज वाला, पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के निर्माण में। दूसरा रेशे की, जो कीट से रेशे बनाए जाते हैं, रेशे के निर्माण में, ठीक है ना, रेशे के निर्माण में। और अगला क्या हो जाएगा हम लोग का, रेशे के निर्माण में अगला क्या हो जाएगा हम लोग का, तो अगला हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है ना जी, आप लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक के निर्माण में, ठीक है। तो इन चीज़ों के निर्माण में हम किसका प्रयोग करते हैं, H2SO4 का। और H2SO4 का क्या है, अम्ल है, यानी कि अम्लों का हम उपयोग कर रहे हैं ना। पहला अम्ल क्या हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसका प्रयोग देख ही रहे हैं किसके बारे में करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा हम लोग का नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, जिसका क्या करता है जी, चांदी हो गया, सोना हो गया, इनके शोधन में किया जाता है ना। चांदी और सोने के शोधन में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बता दो, कोई फटाक से बता दीजिए। इसका फार्मूला होता है HNO3, ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल दूसरा लेंगे हम लोग क्या, अम्ल, अम्ल में क्या लेंगे, तो HNO3, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो दूसरा अम्ल हम लेंगे नाइट्रिक एसिड है, इसका प्रयोग देखेंगे, इसका प्रयोग क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका प्रयोग होता है सोना चांदी जो भी होता है ना, तो देखिएगा सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है ना। तो सोना और चांदी के शोधन में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग। यहाँ तक कि ध्यान दीजिएगा, जितने भी औषधियाँ होती हैं, औषधियों में प्रयोग किया जाता है जी, ध्यान दीजिएगा। औषधि इसको हम मेडिसिन या दवा कहते हैं, ठीक है ना, औषधि, औषधियों के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। इसको विस्फोटक पदार्थ होते हैं ना, विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ, ठीक है ना जी। तो जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं, तो ध्यान दीजिए, विस्फोटक पदार्थों के बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, HNO3 का होता है, ठीक है ना। तो हम दो के बारे में पढ़ लिए, H2SO4 हो गया था, जिसके बारे में पढ़े थे, प्लास्टिक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कीटों से बनाए गए रेशे हो गए ना, या लेड बैटरियाँ हो गई, इनमें प्रयोग हम किसका करते हैं, H2SO4 का करते हैं, ठीक है। HNO3 जो कि दूसरा अम्ल है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सोने के शोधन में करते हैं, चांदी के शोधन में करते हैं, औषधियों के निर्माण में करते हैं, विस्फोटक पदार्थों के बनाने के भी प्रयोग में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो HNO3 का जो प्रकार क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। तीसरा हम बता दें, तीसरा हम लोग का HCl भी हो गया, HCl का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हैं जिनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से आप लोग को इस चैप्टर में पूरी तरह से अम्ल हम खत्म कर दिए ना। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों का वर्णन किए हैं। उसके बाद पढ़े हम कि अम्ल के जो भी भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनको पढ़ चुके हैं, 2-4 पॉइंट जो भी थे। फिर पढ़े अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में पढ़े कि अम्ल किन किन पदार्थों से क्रिया करता है, तो क्या क्या फॉर्मेशन करता है, ये भी पढ़ लिए हम लोग। हाँ, अब हम लोग का लास्ट जो बच गया था, यही बचा था कि भैया सब पढ़ लिए, अब अम्लों का उपयोग क्या है, हाँ? तो अम्लों के उपयोग में हम देख ही लिए, H2SO4 का प्रयोग देख ही लिए हैं, HNO3 का प्रयोग देख ही लिए हैं, ठीक है ना। अब HCl देख लीजिए, देखिए HCl का भी प्रयोग है। HCl देखिए, हम कभी कभी क्या करते हैं, HCl हम लोग नेचुरली भी बनता है, प्राकृतिक रूप से। जब कोई हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन करने में बहुत क्या होता है, बहुत बड़ा हेल्पफुल करता है, बहुत सहायक होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। वैसे भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, हम खत्म हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्षार के बारे में, कि क्षार क्या होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, उसके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक, जो भी चीज़ होगा हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।